मीन्स जो फिजिक्स में यूज़ करने वाला है इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट, वही हम लोग देख रहे हैं। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ओनली फिजिक्स ओरिएंटेड काम करेंगे। तो इसमें जो होमवर्क दिया था उसके जो डाउट हैं पहले उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में था इंटीग्रेट करना था भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, इसको इंटीग्रेट करना था। तो ये देखो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दो मेथड हो सकता है भाई। यहाँ पे तो हमें दो चीज़ दिख रहा है, एक तो जब 2x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर है, जो तुम्हें मैंने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा है वही क्वेश्चन मेरे पास अभी मोबाइल में मैंने निकाल रखा है, ताकि क्वेश्चन आपसे पूछना ना पड़े, पूछने में तो टाइम लैग हो जाता है। चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो इसको नंबर 1 तो जब एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें और इसको और शॉर्ट बना लें। इट मीन्स दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर तो एज इट इज़ है 5x स्क्वायर माइनस 9, ये है, समझेंगे, यही समझेंगे इंटीग्रेशन। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो भाई तुम्हें पता है कि ये समझो फर्स्ट फंक्शन है, चाहे f1x समझो या u समझो, जो भी है वो क्या है भाई, तो 5x स्क्वायर है। दूसरा ये 9 है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं f2x। ये बात अलग है कि x का पावर 0 है इसमें, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो f2x बोल सकते हैं या भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी u प्लस भी या u माइनस भी होता है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ये पढ़ा था हम लोगों ने। इट मीन्स 5x स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करो अलग, और माइनस 9 है, इसको इंटीग्रेट करो अलग। तो इसको कैसे करोगे भाई, तो 5 कांस्टेंट था बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन क्या बच गया भाई, तो x स्क्वायर है dx, माइनस 9 बाहर करेंगे और बचेगा क्या भाई, तो 1 है। 1 मीन्स क्या, x का पावर 0, 9 इंटू 1 समझेंगे इसको, तो 9 को बाहर निकाल दिया और 1 मतलब x का पावर 0, इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। तो ये सब तो हम लोगों ने पढ़ाई था। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, तो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं एज इट इज, बाहर रह करके, और मल्टीप्लाइड रहे। मल्टीप्लाइड पहले भी था, अंदर भी था तो भी मल्टीप्लाइड था, बाहर भी है तो भी मल्टीप्लाइड है। तो इंटीग्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, बताया था। और एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पावर एक इंक्रीज हो जाता है। याद होगा फॉर्मूला था x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये मिलता है, प्रोवाइडेड n इज़ नॉट इक्वल टू -1। यही था फॉर्मूला भाई, x टू द पावर n का फॉर्मूला ये होता है। x टू द पावर n को जब इंटीग्रेट करोगे तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएंगे और इंक्रीज्ड पावर से ही डिवाइड हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द पावर इज नॉट इक्वल टू -1। -1 होगा तो अलग फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, -1 के लिए log x हो जाता है। तो अभी फिलहाल -1 तो नहीं है, x स्क्वायर है, तो ये कर लिया, -9, और ये क्या हो जाएगा भाई, तो x का पावर 0 + 1, क्योंकि यहाँ भी पावर -1 नहीं है, इसलिए x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 करेंगे, और फाइनली हमें मिल गया आंसर कितना, 5/3x³ -9, और ये x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, 9x। ये हो गया इसका आंसर। एक तो ये मेथड हो गया भाई कि हम लोगों को दिखाई दे दिया कि ये एक ही है, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो वाई नॉट टू मेक 5x स्क्वायर, तो बना दिया भाई 5x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग दूसरे तरीके से ये सोच सकते हैं कि हम लोगों को नहीं पता भाई, कॉमन सेंस नहीं काम किया कि क्लब करके छोटा कर ले, कोई बात नहीं है, फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है भाई कि u + -v + -w अगर हो तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं भाई, तो अलग अलग कर देते हैं, ये सबको पता है, u dx + -v dx एंड सो ऑन, जैसे जितने भी होंगे सबको करते हैं, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है, तो वही यूज़ करेंगे और मेथड 2 हम लोग काम कर लेंगे। 2 को इंटीग्रेट करोगे, 2x स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करोगे, यही काम करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन, बात तो वही है, और -9 इंटीग्रेशन dx, तो ये फिर मिल गया 2 और x³/3, 2 इंटू x³/3, तो 2 इंटू x³/3 कर दिया, प्लस ये 3 इंटू x³/3,
और -9 और ये हो गया इंटीग्रेशन dx इज x। इंटीग्रेशन dx क्या होता है भाई? तो इंटीग्रेशन dx इज नथिंग बट x। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन dx का मतलब है 1 है समझो, और 1 का मतलब x का पावर 0 है समझो। तो x का पावर 0 अगर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, दिस इज इक्वल टू x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स x। सबको पता है। तो इंटीग्रेशन dx डायरेक्ट हम लोगों को याद हो जाता है और हम लोग इंटीग्रेशन dx को x बोल देते हैं। और ये 2/3 + 3/3 मीन्स 5/3x³ 5/3x³ - 9x। तो वही वाला हमें आंसर मिल जाएगा। तो चाहे तो माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि अभी बता देता हूँ 5e⁻x dx। ठीक है भाई, इसमें क्या करेंगे तो 5 को तो कांस्टेंट फैक्टर है, इट विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, इसलिए ये गलती से होमवर्क में चला गया। तो अभी आप फॉर्मूला ये याद रखना, अभी इसके नेक्स्ट फार्मूला यही एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। तो e⁻x का इंटीग्रेशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x करें, e⁻x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करें तो e⁻x ही होता है। ये इंटीग्रेशन सिंबल, इसका मीनिंग क्या है, dx का मीनिंग क्या है, ये दोनों एक चीज़ हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। d × x नहीं है, dx है डिफरेंशियल चेंज इन x। इसका मीनिंग वाले पार्ट मीनिंग वाले दिन हम लोग समझ पाएंगे। e⁻x को जब भी इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, वी विल गेट e⁻x ओनली, जो है वही हमें मिल जाएगा। सो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, यही हो गया आंसर, काम खत्म हो गया। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज ए प्रैक्टिस ऐड कर देना चाहिए, ऐड तो कर ही देना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला पढ़े हो, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला यही आने वाला है। तो अभी जान लिया, चलो e⁻x का याद रखना, e⁻x ही होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी e⁻x का जब डिफरेंशिएशन भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है, e⁻x आता है। तो e⁻x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻x आएगा, तो e⁻x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो भी e⁻x ही आएगा। पता ही है, लास्ट क्लास में बताया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है इवैल्यूएशन वाइज। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3 के बाद और कौन सा डाउट था भाई, 6 नंबर। अगर 6 नंबर की बात करें हम लोग, 6 नंबर की बात करें तो देखो भाई 6 नंबर में क्या था, फटाफट देख लिया जाए। तो 2x - 5x² प्लस 6x³ प्लस 6x³ प्लस 8 और होल डिवाइडेड बाई क्या था, x² था। तो ये तो सबने कर लिया होगा भाई, इसको तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सबने जरूर किया होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये देख रहे हो तुम x² है डिनोमिनेटर में, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल, ध्यान देना डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल होता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता। तो इंटीग्रेशन आप जब मैथ्स में पढ़ेंगे 12th में तो उसमें और ज़्यादा डिटेल पढ़ने होते हैं। फिलहाल अभी जितना काम का है फिजिक्स में वही हम लोग देख रहे हैं। तुम ये मत सोचना कि सर ने तो इंटीग्रेशन करा दिया, डिफरेंशिएशन करा दिया, अब चलो मैथ्स वाले क्लास में मैथ्स वाले बुक निकालते हैं और करते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो नहीं होगा, सारे नहीं होंगे, कुछ ही होंगे जो बेसिक वाले होंगे। इसलिए अभी तो आप सिर्फ समझ लो कि 5% ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें उतना ही काम है तो उतना ही तो देखेंगे। फिजिक्स में जितना काम है वही देखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में भाई। तो ये क्या करोगे, तो 2x/x² मीन्स 2/x हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा। -5 कांस्टेंट है, x²/x², क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा, x² प्लस 6x³ तो x³ है, तो 6x³ मीन्स 6x रह गया, प्लस 8 डिवाइडेड बाई x², तो 8x का पावर -2 रह गया भाई। ये हो गया, हमें आपने किया होगा, एक स्टेप और भी रखा होगा, जो जो कैंसिल होने थे कैंसिल करा दिया हमने, ये मिल गया। 2 × 1/x 2 × 1/x इसका इंटीग्रेशन करने हैं, -5 इंटीग्रेशन dx करने हैं और प्लस 6x dx करने हैं, कांस्टेंट बाहर हो गया, और 8x⁻² dx करने हैं। बिल्कुल यही काम हो रहा है भाई। 2 × इसका क्या लिखा था, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या लिखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मीन्स x⁻−1 हो गया भाई। 1/x को हम लोग बोलेंगे x⁻−1 और x⁻−1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, log x। x⁻−1 का इंटीग्रेशन log x, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 log x
-5 इंटीग्रेशन dx तो x होता है, याद ही है तुम्हें, +6 और x²/2 करोगे और +8 x⁻² +1 डिवाइडेड बाई -2 +1 ऐसा हम लोग लिखेंगे। और फाइनली हमें आंसर मिल गया 2 log x -5x और +3x², और ये क्या हो गया, -1 हो गया, दैट इज -8 x⁻1 दैट इज 1/x। x⁻1 मीन्स 1/x ये हो गया, और प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का प्रसाद चढ़ा देंगे। मीनिंग वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों डाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सबका मैच हो गया होगा, सबने किया ही होगा। और इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 8 भी थे, उसमें भी हमें अलग अलग ही करने थे, इसलिए उसको बताने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता। और 9 नंबर सिंपल ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और तो कोई डाउट नहीं था भाई किसी को अब तक जो इंटीग्रेशन में हुआ, किसी को कोई डाउट हो? हार्दिक मल्होत्रा, हार्दिक डाउट है कोई? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं भाई। तो आगे जो मैंने बोला था अभी कि नेक्स्ट फार्मूला यही e⁻x वाला है। तो देखो भाई, नेक्स्ट फार्मूला आप नोट कर लो, आप नोट करो, साइड में नोट किया होगा तो किया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आप रजिस्टर में अपने नोट कर लो भाई। हमने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं आपको, और वो ज़रूर आपको रजिस्टर में नोट कर लेने चाहिए, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे भाई बाद में। नोट्स बनते रहना चाहिए। ठीक है अनुष्का, आगे बढ़े हम लोग। e⁻x का हम लोग समझ ही गए, तो अब इसके भी आगे बढ़ने पड़ेंगे हम लोग। e⁻x वाला नोट कर लिया, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो ऐड करना ही पड़ते हैं। चलो इसके आगे हम लोग पढ़ें, तो इसके आगे देखो एक स्पेशल टाइप मैं तुम्हें दिखाऊं, ये याद रखने हैं क्योंकि इसके डिटेल रूल तो आप मैथ्स में थोड़े बहुत पढ़ोगे। अभी के लिए इसको ज़रा समझ लिया जाए। देखो ये क्या है, तुम्हें पता है भाई cos x का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x sin x, इसलिए cos z अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z होगा sin z। और cos, मान लो cos kx है, कोई कांस्टेंट टाइम्स x, तो cos kx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू kx करेंगे तो वो होगा sin kx। ये ध्यान रखना है भाई, x तो x, यहाँ भी x, cos x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलेगा, cos z को z के रिस्पेक्ट में करोगे sin z मिलेगा, cos kx को kx के रिस्पेक्ट में करोगे तो sin kx मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग cos kx को विद रिस्पेक्ट टू x करें, cos kx को विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमें मिलेगा cos का जैसे होता था sin kx बट होल डिवाइडेड बाई k। अभी के लिए इसको फॉर्मूला की तरह समझो, याद रखने हैं कि cos kx का क्या होगा भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू kx करते तो sin kx होता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे तो cos kx का जो होगा kx के रिस्पेक्ट में वो कर देंगे डिवाइडेड बाई k। मतलब साइन थीटा का जो हम लोग करते हैं इंटीग्रेट, तो कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाता है, तो डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये एज ए रूल तुम याद रखो। देखो cos 2x है, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि यहाँ 2x है और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है, तो cos 2x का sin 2x लिख दूंगा, लेकिन होल डिवाइडेड बाई कांस्टेंट k के बदले में 2 है इसका कोफिशिएंट, 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो डाल ही देते हैं। और ये सब में वैलिड है, cos के लिए भी वैलिड है, sin के लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है कि जब भी, अब मान लो हम लोग साइन की बात करें, साइन मान लो 6x है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन का जो होता है माइनस ऑफ कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस 6x हो जाएगा, बट होल डिवाइडेड बाई 6, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली e टू द पावर x का आपको पता है, लेकिन e टू द पावर मान लो 5x है,
इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ 5x है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा e⁵ का e⁵ बट होल डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। लेकिन अगर e⁵x का इंटीग्रेशन अगर x के ये 5x के रिस्पेक्ट में करते, 5x के ही रिस्पेक्ट में करते तो तुम्हें मिलता e⁵x। ध्यान से समझ लेना भाई, e⁵x है, x का कुछ कोफिशिएंट है, फैक्टर है, और उसको हम लोग 5x के ही रिस्पेक्ट में करें, उसी के रिस्पेक्ट में करें तो हमारा जैसे फॉर्मूला था वैसे फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो जाएगा। बट e⁵x है यहाँ पे, या कोई भी kx है और उसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेट, तो e⁵x का e⁵x तो होगा, बट होल डिवाइडेड बाई x का जो फैक्टर है, कोफिशिएंट है, वो डिवाइड हो जाएगा। ये याद रखने हैं। तो e⁵kx का क्या होगा? e⁵kx डिवाइडेड बाई k। e⁻⁻1/kx का क्या हो जाएगा भाई? तो e⁻⁻1/kx का हो जाएगा e⁻⁻1/kx, बट डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट -1/k है, तो -1/k से डिवाइड कर देंगे। ये एज ए रिजल्ट तुम्हें याद रखना चाहिए। प्रूफ की बात अभी नहीं हो सकती, प्रूफ की बात तो शायद तुम्हारे मैथ्स में भी ना आए, तो कुछ चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं जो याद ही रखने हैं और यूज़ करने हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो, नोट कर लो भाई सारे लोग। हाँ बोलो। इसमें सर आपने cos 2x का एग्जांपल दिया है, ऐसे ही अगर sin x का करेंगे तो उसमें भी वही होगा। वो देखो ना, यहाँ हुआ है ना, sin 2x रहेगा तो -cos 2x, sin x का -cos x होता है, तो sin 6x का -6x डिवाइडेड बाई 6, वही तो किया है। नोट कर लो जल्दी से इसको। तो सर ये एक मिनट रुक जाओ, एक करके बताओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये तो -cos 6x अपॉन 6 है, तो ये 6x जो है वो cos का थीटा है, या फिर उसे हम 6 होल डिवाइडेड बाई 6, होल डिवाइडेड बाई 6। कॉस के साथ सिर्फ 6x है, जैसे साइन के साथ यहाँ 6x है, वैसे ही कॉस के साथ 6x है, होल डिवाइडेड बाई 6 है। देखो यहाँ भी तो लिखा है हमने होल डिवाइडेड बाई, खाली 2 पे थोड़ी डिवाइड हो जाएगा, ये होल डिवाइडेड है। नहीं, इंटीग्रेशन का चेन रूल नहीं है, इंटीग्रेशन का चेन रूल नहीं होता। एक्चुअली क्या है, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला चेन रूल का है, वो इंटीग्रेशन में बहुत सारे फार्मूलाज बन जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, आइलेट होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर तुम इस मामले में 2 सेंटेंस सुनना चाहते हो तो मैं 2 सेंटेंस कंक्लूजन का बोल सकता हूँ। देखो, ये इतना समझ गए सब लोग? इतना तो क्लियर है भाई कि हम लोगों को जब भी ऐसा रहे कि x का कुछ कोफिशिएंट है और इंटीग्रेट करने हैं तो कोई बात नहीं है, जो फॉर्मूला वो अप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है डिवाइड कर दो। देखो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं थोड़ा सा बस 3-4 दिन वेट कर लेंगे, 3 दिन वेट कर लेंगे। मैं 30 से शुरू करने जा रहा हूँ कवर अप क्लास। जो अभी तक टॉपिक हुए हैं वो सारे के सारे मैं अलग से शेड्यूल बना करके दे दूंगा आपको कवर करता चलूँगा। जिनका छूटा होगा वो देख लेंगे और जिनको रिवीजन करने का मन होगा वो भी देख लेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक है, ध्यान देना, मैथ्स का टॉपिक। डिफरेंशिएशन तो चलो 2 मंथ पढ़ लोगे, मैथ्स में काम होगा, 2 मंथ इसमें भी लग जाते हैं मैथ्स वाले को। लेकिन ये अगर हमने पढ़ लिया, एक बार अच्छे से समझ लिया, तो दुनिया का कोई फंक्शन नहीं है जिसको आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ बहुत आराम से। क्योंकि फॉर्मूला 10, 15 या 20 फार्मूलाज हैं, उनको अगर आप जान गए तो दुनिया का हर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब ये है कि ये पढ़ लिए तो इसके मार्क्स नहीं जाएंगे कहीं। इंटीग्रेशन 2 महीने के बदले में आप चाहे तो 9 मंथ पढ़ लें, फिर भी जो क्वेश्चन आएगा गारंटी नहीं है कि आपसे हो ही जाए।
इसमें इतने फार्मूलाज हैं, इसमें अगर मान लो 20 फार्मूला हैं तो इसमें 40 फार्मूला हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर इंटीग्रेट करने को आए तो आपसे हो ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, टीचर्स को भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं बनता। ये ऐसा है, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें दिमाग ही हिल जाएगा कि क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं। तो यहाँ पे चेन रूल डिफरेंशिएशन में था, चेन रूल इंटीग्रेशन में नहीं है। बहुत सारे अलग रूल्स भी हैं इंटीग्रेशन में जो आप जानेंगे जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये लिख लिए हो तो एक चीज़ और बता दें कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो sin 2x, जो लोग नहीं डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो आप चेन रूल लगाते हो भाई, sin 2x का 2x के रिस्पेक्ट में कर लेते हो और हो जाता है cos 2x, और फिर 2x का जब हम लोग करते हैं तो 2x का हमारा 2 आ जाता है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। मीन्स क्या आ गया भाई, तो याद रखना, शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ, शॉर्टकट के लिए इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है वैसा रख देते हैं एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट है होल डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, जो भी कोफिशिएंट है होल डिवाइडेड बाई 2 कर दिया या k कर दिया। e टू पावर kx है, उसका जो भी होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और होल डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट k से डिवाइड कर दिया। डिफरेंशिएशन में अगर ऐसा आया कि साइन x का कोई फैक्टर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो कर लो, sin 2x का sin x का cos x होता है तो sin 2x का cos हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई x का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाई x का कोफिशिएंट। यहाँ डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, इधर मल्टीप्लाइड बाई x का कोफिशिएंट। कभी भी x अगर हमारा चेंज होकर के kx के फॉर्म में है तो kx के फॉर्म में है तो ऐसा करेंगे। e टू दी पावर मान लो 2x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x होगा, बट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और इधर e टू दी पावर kx को इंटीग्रेट करोगे e पावर kx डिवाइडेड बाई k हो जाएगा। तो ये आप शॉर्टकट में एक याद रख सकते हो, जब भी x का फॉर्मूला में जो x है वो kx के फॉर्म में कांस्टेंट टाइम्स x के फॉर्म में आया हुआ है तो ये प्रैक्टिस करते करते ये शॉर्टकट बन जाता है। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, पहले माइंड में ये सेट कर लो हार्दिक और बाकी सारे लोग कि हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस जितना काम का है उतना ही कर रहे हैं। हमारे काम का अगर 5% है तो मैं तुम्हें 6% बता रहा हूँ, 5% काम का है तो मैं तुम्हें 6% बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ें। देयर इज नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल ये सब नहीं है, उसके बदले में कुछ और है, कुछ और है जो मैथ में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो काम का था उतना हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ता हूँ भाई, अब आगे बढ़ता हूँ, और जिसने डिफरेंशिएशन नहीं किया बस 3-4 दिन में वेट कर ले, कोई उसका लिंकेज नहीं है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंटली पढ़ें, इंडिपेंडेंटली देखें। चलो एक क्वेश्चन है, ज़रा जल्दी से सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन है इसको जल्दी से सॉल्व करो सारे लोग, आंसर बताओ मुझे। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ, फटाफट सॉल्व करके और आंसर बताते जाओ भाई। तो सिंपल है, 2 फंक्शन हैं यहाँ पे, f1x है एक f2x है, या बोलें तो एक u है दूसरा एक v है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो तो देखोगे। चलो देखो भाई, अब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैच कर लो, मैच कर लोगे भाई। चलो देखो, दिस विल बी इक्वल टू 2e टू द पावर -5t है, x के बदले में t है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x के बदले t है। तो देखो भाई, इंटीग्रेशन करते थे तुम e टू द पावर kx का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता था e टू द पावर kx डिवाइडेड बाई k, ऐसा होता था भाई, जब इंटीग्रेट करते थे तो ऐसा होता था। तो वैसे ही अगर e टू दी पावर मान लो kt है और इसको इंटीग्रेट कर रहे हों विद रिस्पेक्ट टू t, x के बदले t है,
एक्स भी एक वेरिएबल होता है, टी भी वेरिएबल होता है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर के टी और डिवाइडेड बाई के, वैसे ही हो जाएगा। ये भी कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। वेरिएबल खाली एक्स के बदले में टी आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या भाई, तो 2 कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर निकाल दूंगा और इंटीग्रेशन करूँगा भाई -5t को विद रिस्पेक्ट टू t, और प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया और ये मिला sin 4t, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हो गया भाई। अब ये 2 है, 2 रहेगा, फैक्टर बन करके रहेगा 2, कोई बात नहीं है। और जब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर -5t को t के रिस्पेक्ट में करने हैं, -5t के रिस्पेक्ट में नहीं करने हैं। e टू द पावर कांस्टेंट टाइम्स t है, इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट भाई, तो आ जाएगा रिजल्ट e टू द पावर -5t एंड क्या आ जाएगा विवेक, होल डिवाइडेड बाई -5 प्लस 3, ये तो जैसे फैक्टर था वो है। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन भाई, तो माइनस ऑफ कॉस होता है, तो माइनस ऑफ कॉस 40 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या, तो 4, ऐसे लिखेंगे। और ये फाइनली आंसर अपने पास आ गया भाई। वो कितना आंसर आ गया, तो 2 है इधर माइनस, तो -2/5 और e टू द पावर -5t, ये मिल गया। और प्लस ये हो गया 3/4, तो प्लस था, इधर माइनस है मल्टीप्लाइड, तो इसको क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे, तो -3/4 और cos 4t, ये हो गया आंसर। लिख लो इसको जल्दी से, फॉर्मूला सब वही अप्लाई किया है, कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं था, सेम फॉर्मूला है, फटाफट लिख लेंगे। वेरिएबल x के बदले t हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिज़िक्स में 90% क्वेश्चन t में ही आएंगे, मैथ्स में 99% क्वेश्चन x में आएंगे, इसलिए हमें टाइम का ज़्यादा होता है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन होता है भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, और dv होता है adt, तो हर जगह ना टाइम आएगा। टाइम का मतलब है t के रिस्पेक्ट में करना होगा, इसलिए t वाला ज़्यादा आता है फिजिक्स में, कोई बात नहीं है। तो t हो या x हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला वैसे के वैसे ही रहेगा भाई। क्लियर है, आगे बढ़ें, बोलो भाई। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। तो नेक्स्ट में देखा जाए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ भाई। नेक्स्ट पे आ गए अब डेफिनेट इंटीग्रेशन। बताया था कि इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं भाई, इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो आप टॉपिक लगाओ भाई, न्यू टॉपिक दो रजिस्टर में, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अब तक जो देखा वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोला इसको भाई, इसलिए कि हम लोग किसी भी फॉर्मूला में मान लीजिए अप्लाई किया हम लोगों ने और इंटीग्रेट करके कुछ लाए तो वो x के ही फॉर्म में है, कुछ लाए तो ये x के फॉर्म में है, एज ए फंक्शन ऑफ x ही है। मतलब हमने क्या किया भाई, तो अगर किसी फंक्शन को, यानी कि f1x है मान लो, सम एक्सप्रेशन ऑफ x, f1x, जो f1x यहाँ x² है, हमने x² को इंटीग्रेट किया तो आया x³/3, ये तो भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो x³/3 आया, तो ये है f2x, ये वाला है f1x। तो किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया, कुछ दूसरा फंक्शन आया, तो आंसर जो आया वो x के ही टर्म में तो आया, तो ये कोई 10 वैल्यू तो नहीं आया, 2 वैल्यू तो नहीं आया, 6 तो नहीं आया, -6 तो नहीं आया, कुछ भी फिक्स वैल्यू तो नहीं आया, कोई एक रियल नंबर नहीं आया। सो दिस इज इनडेफिनिट, अभी भी ये इनडेफिनिट ही है। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखो, डेफिनिट में आंसर कुछ फिक्स्ड वैल्यू आएंगे, तो आंसर देखो क्या होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब मैं डेफिनिट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो वही एग्जाम्पल x² को इंटीग्रेट करते हैं, चलो x² को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, तो इसमें एक लिमिट दिया जाता है, एक लोअर लिमिट,
और t का लिमिट जो था 1 से लेकर 2, वो 1 से 2 ही लिमिट है, -4, और ये इंटीग्रेट है TQ को करने हैं, और इसका भी लिमिट क्या है भाई, तो 1 से लेकर 2 तक है, क्योंकि लिमिट जो 1 से 2 है वो सब पे अप्लाई होगा। जैसे इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई होगा, dt सब पे अप्लाई होगा, वैसे ही ये अलग अलग सेपरेट हो गए सारे लोग। अब जरा ध्यान दें इस पे, क्लियर है? इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तीनों पे ये इंटीग्रेशन एंड dt अप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो इसके बाद इवेलुएट करने हैं। अब तो आप एक्सपर्ट हैं। 2 इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो t² हो जाएगा, t² हो जाएगा, ये है। और ये t=1 से लेकर के t=2 तक लिमिट है, प्लस 3 कांस्टेंट फैक्टर था अपना, बाहर रहेगा, कोई बात नहीं है। और ये आ गया TQ/3, और इसका लिमिट है कहाँ से भाई, 1 से 2 तक। यहाँ t=1 t=2 लिखें या ना लिखें, ये 1 से 2 भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है कि जो वेरिएबल है उसी का लिमिट है। -4, सबका नज़र बोर्ड पे रहे, कॉपी पेन छोड़ दो अभी। अब ये t⁴/4, ये कांस्टेंट जो फैक्टर है वो अंदर ले लो या बाहर ले लो, बात एक ही है। 4 तो मल्टीप्लाइड है भाई, अंदर में रहे चाहे बाहर में रहे, और ये t=1 से लेकर के t=2 तक लिमिट है, बाहर रहे तब भी अंदर रहे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ 2 है, देखो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, t² ही तो बचा, इसी का लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेने हैं हमें, प्लस ये 3 भी कैंसिल होगा और ये बच जाएगा TQ, और इसी का हमें 1 से लेकर 2 तक लिमिट है। -4 कैंसिल हो गया, और ये बच गया क्या भाई, तो बच गया है सिर्फ कितना, t⁴, 4 तो कैंसिल हो गया, और ये बच गया हमारा 1 से लेकर 2 तक। इवेल्युएट करेंगे तो ये 2² - 1², t का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2², जब 1 रखेंगे तो 1², तो 2² - 1² हो गया ये, प्लस ये 2 रखेंगे t का वैल्यू तो 2Q - 1Q हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, तो 2⁴ - 1⁴, ये मिल गया। अब ये इवेल्युएट कर लो भाई कि कितना आएगा, तो ये इवेल्युएट कर लेंगे हम लोग। ये हो गया 4 - 1 3, प्लस ये क्या हो गया भाई, तो 8 - 1, 8 - 1 क्या हो गया, 7, और माइनस ये क्या हो गया, 16 - 1, 16 - 1 इज़ 15, तो वैल्यू कितना आया टोटल भाई, 10 और -15 क्या आया वैल्यू, -5। तो यही वैल्यू हमें मिल गया, ये आ गया वैल्यू। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम विवेक, हार्दिक, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो अब प्रॉब्लम नहीं है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट करके और इधर वाला करो ट्राई। जल्दी करो भाई, होना थोड़ा मुश्किल है। चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा कराऊंगा। अभी 0 से पाई वाला आप काम शायद ना कर पाओ, ये तो कर लिया ना, इसको मैं अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा तो क्लियर होगा। ये पाई वाला आप बात समझ नहीं पाओगे शायद। पाई का पता है वैल्यू क्या होता है पाई में, अगर हम लोग देखें, चलो ये भी सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं बता देता हूँ पाई के बारे में थोड़ा पहले। पाई हमारा आप सब जानते हो 180 डिग्री बोलते हैं। पाई इज इक्वल टू, पाई इक्वल टू, फिर से ज़रा चेक करता हूँ मैं कौन कौन जानता है, ज़रा देखें। पाई इक्वल टू क्या लिखें, विवेक क्या बोल रहे हैं? पाई इक्वल टू 180 डिग्री। जिसने डिग्री बोला वो करेक्ट बोला, 180 नहीं होता। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, डेट इज़ 22/7 होता है। पाई का वैल्यू ये होता है, डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो कोई पाई इक्वल टू 180 बोल दे वो गलत हो जाएगा। पाई 180 नहीं होता भाई, ओनली 3.14 ही होता है, 22/7 ही होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, इधर मीन्स साइन 180 डिग्री।
जानते हो भाई? ये पता है साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। कॉस पाई इसका वैल्यू कितना होता है? ये नहीं जानते ना? जो है बात बताओ भाई, इसको नहीं जानते ना? कि जानते हैं? नहीं पता है। चलो नहीं पता है तो अभी नोट कर लो, इसको अभी नोट कर लो, कम से कम पाई वाला तो पता रहे। तो इस क्वेश्चन को अभी पेंडिंग में डाल लेते हैं, पहले साइन और कॉस पे डिस्कस करते हैं। साइन और कॉस पे पहले डिस्कस कर लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साइन कॉस का थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। ये नोट कर लिए यहाँ तक? ये नोट कर लिए? हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए जब लिमिट डालेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको ज़रूरी है अभी ये समझा जाए कि ये वैल्यूज़ कितने होंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। देखो कहाँ पे तुम फंसोगे वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। जहाँ भी आप फंसेंगे, जहाँ तक कर चल सकते हैं वहाँ तक चलेंगे, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलो देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं, चलो देखा जाए। देखो भाई, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2t, cos 2t dt ऐसा लिखेंगे भाई, और लिमिट है 0 से लेकर के पाई तक। t का जो लिमिट आएगा, यही तो है, t वेरिएबल है, t का जो लिमिट आएगा वो पाई है, 0 से पाई। और क्या है, -3 बाहर आ गया, और ये हो गया कितना भाई, तो sin 3t। सारे लोग बोर्ड पे बिल्कुल सावधानी से देखते रहें, कुछ छूटे नहीं। इस तरह से आया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन पता है भाई सबको, कितना होता है इंटीग्रेशन बताओ, कितना होता है विवेक बताओ? sin 2t डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 पढ़ा था अभी हम लोगों ने कि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, लेकिन है यहाँ पे 2t, इसलिए cos 2t का sin 2t डिवाइडेड बाई 2। 0 से लेकर पाई तक इसका लिमिट रखेंगे, -3 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, sin 3t का क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस ऑफ cos 3t होल डिवाइडेड बाई 3 ये लिखेंगे, और इसका भी लिमिट 0 से लेकर के पाई तक। इंटीग्रेशन करने का काम हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें लिमिट डालने हैं, तो अब देखो क्या करोगे, लिमिट डालोगे तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये sin 2 इंटू अपर लिमिट डालेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पाई डालेंगे, तो sin 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये हमने डाल दिया अपर लिमिट। पूरे इंटीग्रेशन में t के बदले में अपर लिमिट पाई डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट जब 0 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये sin 0 मिल जाएगा। जब ये 0 डाल दिया, t इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, ये मिल गया लोअर लिमिट डालने से, ये इधर का काम हुआ। फिर माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएंगे, और बच गया खाली माइनस भी प्लस कर सकते हैं हम लोग, माइनस भी प्लस कर सकते हैं, और ये बच गया ओनली cos पाई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos अपर लिमिट माइनस cos लोअर लिमिट। यहाँ तक हो गया काम। अब बस इसके बाद अगर आप कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सकें तो भाई देखने पड़ेंगे। sin 2 पाई है, sin 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, sin 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो sin 2 पाई का वैल्यू होता है 0, sin 2 पाई का वैल्यू होता है 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या कहीं पे भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, sin 2 पाई का वैल्यू होता है 0। अभी के लिए तो ये समझ लिया जाए, अभी के लिए तो भाई ये समझ लो कि होता है, कैसे होता है, अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर कर दूंगा इसको। तो 0/2 माइनस sin 0 भी 0 होता है, 0/2 ये हो गया भाई। cos पाई होता है -1, तो cos पाई होता है -1, और cos 0 होता है 1। cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है 1।
इसलिए -1 हो गया और ये तो 0 हो गया, तो होल वैल्यू क्या आ गया, कितना आ गया भाई, तो होल वैल्यू इज़, ये तो 0 हो गया, -2, तो वैल्यू आ गया हमें -2, यही है आंसर। लेकिन आपको कन्फ्यूजन ये है कि sin 2π 0 कैसे हुआ, cos π -1 कैसे हुआ, ये डाउट है। ठीक है, sin 2π भी 0 होता है, sin π भी 0 होता है, तो आप इसको नोट तो कर लो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि sin 1 है 0 होता है तो sin π भी 0 होता है, sin 2π भी 0 होता है, cos π -1 होता है, cos 2π +1 होता है। तो ये वैल्यू तो ज़रा हम लोग पहचानें। हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन हमें थोड़ा सा कराने पड़ेंगे क्योंकि साइन वाला cos वाला आ जाता है। सर आपने cos तो 3π होना चाहिए। क्या कह रहे हो? अच्छा यहाँ पे अच्छा हाँ 3π होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे 3π होना चाहिए, cos 3 और t के बदले पाई रखा तो यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। चलो बहुत अच्छा याद लिया, लेकिन उससे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 2π रखा है वैसे यहाँ पे हम लोग 3π रखेंगे। cos 3π भी -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos π = -1 और यही होता है cos 3π पे भी। सो वैल्यू विल रिमेन सेम। कैसे? तो यही आज अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया तो था एक दिन साइन कॉस भी बताएंगे, तो अभी ज़रूरत आ गया है तो आज ही इसको बता देंगे, आधा घंटा टाइम लगेगा। बोलो क्या कह रहे हो, बोलो भाई कुछ कह रहे हो? किसी को कोई डाउट आ रहा है? चिराग कोई डाउट है बताओ? विवेक यस सर। कोई डाउट है तो बता दो भाई। मयंक चलो अब साइन कॉस पे थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये मैं हटा रहा हूँ भाई, नोट कर लिए हो इसको? आपको यहाँ तक सब क्लियर है? सिर्फ वैल्यू रखने में ही प्रॉब्लम है ना, सिर्फ वैल्यू का प्रॉब्लम है, तो वैल्यू वाला अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं वैल्यू वाला। ठीक है, यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ draw the graph of y equal to sin x। draw the graph of y equal to sin x। इसका ग्राफ प्लॉट करने हैं और इससे हमें वैल्यूज मिलेंगे। देखो y equal to sin x कैसे निकालेंगे। आप बताओ, ग्राफ प्लॉट करते थे y इज इक्वल टू 2x + 1 को करते थे तो एक टेबल बनाते थे, याद है विवेक? एक टेबल बनता था x और y। यस सर। इसके कुछ वैल्यूज रखते थे, 1 रख दिया, -1 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, -2 रख दिया, 3 रख दिया, ऐसे कर लेते थे। x का वैल्यू रखते जाते थे, y का वैल्यू कैलकुलेट करते जाते थे। तो x का वैल्यू जब हम लोग 0 रखते थे तो हमें क्या मिलता था भाई, तो 0 + 1 1 मिल गया। और x का वैल्यू -1 रखा तो क्या हो गया, -2 और -1, ऐसे करके हम लोग -3 हो गया। उस तरह 1 वैल्यू जब रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा भाई। उस तरह से 2 वैल्यू रखेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। इस तरह से -2 रखेंगे तो या -6 + 1 -5 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यूज हमें निकलते रहते थे और कुछ वैल्यूज डालते रहते थे, फिर इन सबको हमने प्लॉट कर लेते थे। इन सबको हम लोग क्या करते थे, प्लॉट कर लेते थे। अच्छा भाई ये वाला है 1 और 3 है, अच्छा भाई तो 1 और 3 पे आ गए, ये दिखा दिया। 2 पे 7 है, अच्छा भाई 2 पे तो 7 है वैल्यू, तो यहाँ दिखा दिया। फिर देखा कि 3 पे भाई कुछ वैल्यू है, 3 पे है 3 2 6 एक 7 है, 3 पे 7 है, 2 पे 5 था तो 2 पे 5 दिखाओगे, 3 पे 7 दिखाओगे। इस तरह से कुछ पॉइंट्स मिलते थे, याद होगा ग्राफ। मैं ग्राफ एक्चुअली में प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेथड याद दिला दे रहा हूँ कि आप टेबल बनाते थे और टेबल में x का कुछ वैल्यूज ले लेते थे, -1 -2 +1 +2, और ऐसे वैल्यूज को हम लोग प्लॉट कर देते थे और इनको मिला देते थे।
स्ट्रेट लाइन बन जाता था। ग्राफ ऐसे प्लॉट करते थे, वैसे ही तुम यहाँ भी प्लॉट कर सकते हो। ये तो जनरल मेथड था, पढ़ा था ना भाई ये हार्दिक, इसको तो पढ़ा था। इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे ना 9th क्लास में, 10th क्लास में। अब यहाँ पे करने हैं, यहाँ पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम लोग, आप सबको पता है साइन 0 और साइन 30 डिग्री कितना होता है वैल्यू, सबको पता है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल छोटा सा दिखा रहा हूँ। यहाँ x का वैल्यू लूँगा, यहाँ पे y इक्वल टू साइन x का वैल्यू लूँगा। 0 डिग्री पे आपको पता है, 30 डिग्री पे नोन है, 45 डिग्री पे नोन है, 60 डिग्री पे नोन है, 90 डिग्री पे पता है आपको, 120 पे भी पता होगा शायद, 150 डिग्री पे भी आपको पता होगा, 180 डिग्री पे शायद पता हो, 210 डिग्री पे भी शायद पता हो। पता है विवेक, साइन 210 डिग्री कितना होगा, पता है? ये नहीं पता है। साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा ये। साइन पाई प्लस थीटा पढ़ा है ना तुमने, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। देखो ध्यान से, सारे लोग जिनको प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे कि साइन 210 का वैल्यू अगर निकालने हो तुम्हें तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको। 180 जो है वो पाई है और ये स्टैंडर्ड है, तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हाफ होता है माइनस साइन 30 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ रख दिया, सो माइनस हाफ वैल्यू मिल गया। इस तरह से आप निकालते हैं, आप देखते हैं क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऐसा करके देखते हो ना भाई, पढ़ा होगा मैथ्स में। चलो मान लिया कि कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनका चलो बेनिफिट होगा कुछ, लेकिन मैं मेडिकल नॉन मेड सबको बता रहा हूँ। मेडिकल वाले तो नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है पढ़े हो या ना पढ़े हो। एक मेथड होता है क्वाड्रेंट में साइन देख करके और ऐसे डिसाइड करना। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, मोस्ट वर्साटाइल मेथड, आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हम लोग साइन 750 डिग्री भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे ये सब हम लोग अभी सीख लेंगे। देखो भाई, सबसे पहले अपना पर्पस है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऑब्टेन करना। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हमें मिल रखे हैं भाई। बताओ साइन 0 क्या होता है? 0 साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 30 डिग्री क्या होता है? बोलो, होता है 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये कितना होता है? 1। और ये कितना होता है? 120 डिग्री पे कितना होता है? बोलो, √3/2। √3/2 होता है। 50 डिग्री पे कितना होता है? ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया तो ये -1/2। चलो कोई बात नहीं, ये सब हमें नहीं पता है। सारे लोग ध्यान से देखें, इतना पता है ना 90 तक, 90 तक पता है ना। जब 90 तक नोन है तो सारे वैल्यूज इधर भी और सारे वैल्यूज 0 के इधर भी, ये सब तुम्हें नोन होंगे। तुम्हें सिर्फ 90 तक का भी याद है तो बाकी सारे आगे के, चाहे 750 हो या 1000 हो या 2000 हो या 3000 हो, सब तुम्हें याद है, इधर भी याद है। कैसे वो बता रहा हूँ। 90 डिग्री तक का प्लॉट कर दो। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो भाई, ये 90 है, ये एक और 90 हो जाएगा उतना ही पे, उतना ही गैप पे, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और उतना ही 90 और बढ़ा दे तो यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा। एक और 90 बढ़ा दे तो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री इज नोन एज 2 पाई और 180 डिग्री इज पाई। यहाँ 0 है, ठीक है भाई, ये 0 है। और ये 2 पाई के आगे भी चलेंगे हम लोग। अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये आप समझ चुके हैं, जानते हैं। देखो, जो लोग मैथ्स लिए हुए हैं, मैथ्स में जानते हैं क्वाड्रेंट में साइन जानना, वो अलग एक मेथड है। मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ मोस्ट वर्सेटाइल मेथड है, शायद मैथ्स वाले ना बताएं।
बट ये काम आता है। देखो कैसे, 90 तक का आपको पता है, 0 पे 0, 30 पे हाफ, तो 30 पे हाफ दिखा देते हैं भाई। साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हाफ 0.5, ये दिखा दूंगा भाई, ठीक है। और क्या, तो 60 डिग्री पे √3/2, √3/2 ऑलमोस्ट 0.84 के आसपास होता है भाई, 0.84 के आसपास, 0.84 समथिंग के आसपास होता है साइन 60 डिग्री पे वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री पे यहाँ दिखा दिया हमने। और साइन 90 डिग्री पे क्या होता है भाई, 1 होता है, तो 1 यहाँ पे है वैल्यू, ये 1 यहाँ है, 90 डिग्री पे 1 है, तो इतना तो हमने दिखा दिया भाई। साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2, तो 1/√2 को भी दिखा दिया। इस तरह से है ये वैल्यू, 1/√2 को दिखा देंगे। चलो, इस तरह से हमने दिखा दिया 1/√2 वैल्यू भी। इस तरह से देख रहे हो, कुछ वैल्यूज़ को हमने दिखाया 90 तक पे, 90 तक में दिखा दिया। मीन्स अगर इनको फ्री हैंड से मिला दिया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया, ये बन गया ऐसे ग्राफ। किसका ग्राफ बना भाई ये, तो ये ग्राफ बना है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 0 से 90 आपको पता है, तो बस सिर्फ एक लाइन याद रखना है, साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक और रिपीटिंग फंक्शन है। साइन एक्स इज पीरियोडिक और रिपीटिंग फंक्शन। और ये पीरियोडिक या रिपीटिंग फंक्शन है विद कितने पीरियड से ये है पीरियोडिक फंक्शन भाई, तो वो है 360 डिग्री। 360 डिग्री से ये रिपीटिंग फंक्शन है। इसका एक पीरियड होता है, इस पीरियड के बाद ये रिपीट करता है। देखो कैसे, 0 से 90 आपको याद है, तो 0 से 90 जिस तरह से वैल्यू y = साइन एक्स का वैल्यू, जिस तरह से x का वैल्यू 0 से 90 के लिए, इधर हम लोग x दिखा रहे हैं, इधर y दिखा रहे हैं भाई। तो 0 से 90 के लिए जिस तरह से ये 0 से बढ़ते 1 हो गया, वैसे ही फर्दर 90 में ये 1 से डिक्रीज होते होते फिर वापस 0 भी हो जाएगा। और क्या कह रहे हो क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेना है भाई, मैथ्स में कहाँ पढ़ाया जाएगा, क्या होगा वो अभी साइड करो। मैं जो बता रहा हूँ उतना फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है, इसलिए अभी समझो इस बात को। 90 तक तुम्हें याद है, तो जिस तरह से 90 तक में ये माउंटेन पे चढ़ जाता है 1 बन जाता है, उसी तरह से फर्दर 90 आगे के 90 में ये वैसे डिक्रीज होकर वापस 0 हो जाएगा, और ये 180 में अपना वापस वैल्यू फिर से 0 कर लेगा। और वैसे ही ध्यान देना, वैसे ही फर्दर 180 डिग्री में जो इधर हाल हुआ है, वैसे ही 180 डिग्री में इधर हाल होगा। और ये 270 डिग्री पे कहाँ पहुँचेगा भाई, तो 270 डिग्री पे ये पहुँचेगा -1 पे। 90 पे 1, 180 पे 0, फिर 270 पे यहाँ पे हो गया -1, तो फिर यह 360 पे 0, ये हो गया एक पीरियड। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर रिपीट होगा। फिर यहाँ से चलोगे, फिर यहाँ पे मान लो ये 2 पाई है ना, एक पाई और बढ़ा दो, 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, फिर 4 पाई, तो ये क्या करेगा, फिर ऐसे रिपीट होगा, ऐसे। मीन्स y = साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, जरा यहाँ देखो। y = साइन एक्स का ग्राफ होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। ग्राफ दिखा रहे हैं येलो कलर से, देखो 0 से पाई में माउंटेन पे गया और वापस आया। मीन्स 1 पे मैक्सिमम वैल्यू जो 90 डिग्री पे होता है वापस आ गया 0 पे। फिर उसी तरह से फर्दर 180,
फिर फर्दर 180, ये 1 वाला है पॉइंट, ये -1 वाले हैं पॉइंट्स। तो ये इस तरह से ग्राफ को हम लोग समझ सकते हैं। देखो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई, फिर 4 पाई में ऐसे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, इस तरह से ये चलता रहेगा आगे भी और पीछे भी। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि एवरी, देखो यहाँ 0 है, ये 2 पाई है, 2 पाई के बाद फिर से वही, देखो यहाँ पे 2 पाई तक ऐसे हुआ, 2 पाई तक ये हाल हुआ, उसी तरह से फिर फर्दर 2 पाई में वही हाल होगा, फिर यहाँ से फर्दर 2 पाई में वही हाल होगा, फिर यहाँ से फर्दर 2 पाई में वही हाल होगा, फर्दर 2 पाई में फिर वही हाल होगा, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इधर भी वैसा ही चलेगा, इधर भी हमारा ऐसे ही है। साइन पाई का वैल्यू 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू भी 0 होगा, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 होगा, साइन 3 पाई का वैल्यू भी 0, 4 पाई भी 0, 5 पाई भी 0। अब देखो साइन पाई बाई 2 90 डिग्री पे हो रहा है 1, साइन 270 पे भी हो जाएगा -1, साइन 90 डिग्री पे हो रहा है 1, 270 पे क्या होगा भाई -1। तो तुम्हें सिर्फ 90 तक का ही तो याद रखने हैं, 90 तक का याद है तो बाकी वैसे ही डाउन होगा, फिर वैसे ही इधर निगेटिव में डाउन होगा, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे चलता रहेगा। ये रिपीटिंग फंक्शन है, इसलिए साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है। आगे बताया जाएगा कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है भाई, 0 से लेकर पाई तक, फिर यहाँ ऐसे। इसका हर 2 पाई के बाद ये रिपीट होगा, यहाँ से यहाँ 2 पाई हुआ, फिर यहाँ से यहाँ 2 पाई हुआ, यहाँ जो होगा मान लो साइन 90 डिग्री पे जो होगा और 90 में 2 पाई और ऐड कर दो तो वो भी उतना ही वैल्यू होगा। मीन्स जिस भी पॉइंट पे उससे 2 पाई एंगल 360 डिग्री और आगे बढ़ जाओ सेम वैल्यू मिलेंगे। यहाँ है 360 पे आगे बढ़ जाए 0 मिलेगा। यहाँ मान लो ये 30 डिग्री है, ध्यान देना 30 डिग्री पे हाफ होता है यहाँ पे, तो 360 प्लस 30 डिग्री पे फिर हाफ होगा ये, यानी 360 प्लस 30 डिग्री मीन्स 390 डिग्री पे फिर से हाफ होगा, ये वाला हाफ होगा। और पाई से इधर 30 डिग्री पहले आ जाओ, यानी कि 150 डिग्री पे भी साइन हाफ होगा। ठीक है, यहाँ तक 360 के बाद रिपीट होगा, इसलिए मैंने लिखा पीरियोडिक फंक्शन और रिपीटिंग फंक्शन है विद पीरियड कितना 360 डिग्री। इट मीन्स आफ्टर एवरी 360 डिग्री इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। तो इस ग्राफ को प्लॉट कर लो। आफ्टर एवरी 360 डिग्री वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल रिपीट। इसीलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, विल रिपीट। सेम होते जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से आप समझ लो। अगर आपको ये ग्राफ खाली याद है, और ये याद हो ही जाएगा, टिप्स पे रहेगा ये, आपको कोई भी वैल्यू निकालना हो, कितने भी एंगल के लिए निकालना होगा, आप निकाल सकते हो। पहले नोट कर लो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर मुझे समझ नहीं आया कि मतलब जैसे कि 90 के बाद का कैसे निकालेंगे, मतलब जैसे कि हम 50 कैसे निकालेंगे? हाँ वो बताऊंगा ना, ये तो अभी अगला स्टेप है ना, वैल्यूज निकालना। पर्पस तो यही है कि साइन का कोई भी वैल्यू निकाल लें। मैं बताऊंगा कि ये कैसे लिख दिया मैंने, और आगे 750 का कैसे निकालेंगे। नोट तो कर लिया। हाँ नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, पहले नोट कर लें सारे लोग, फिर मैं बताता हूँ कि वैल्यूज कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बहुत काम आएगा ये फिजिक्स में। सिर्फ तुम्हें ये वाला ग्राफ नोट करने की ज़रूरत है और ये वाला वैल्यूज लिख लोगे। पीरियोडिक फंक्शन और रिपीटिंग फंक्शन विद पीरियड 360 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन एक्स का देखेंगे, वैसा ही कॉस एक्स का देखेंगे टाइम मिला तो।
तो चलो भाई अब ये हटाएं इसको। आप रफली भी नोट कर लोगे तो मैं इसके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, तो उससे आप डिटेल और नोट कर सकते हैं। चलो हटाऊं इसको। यस सर। चलो मैं इधर का पोर्शन को हटा रहा हूँ अभी के लिए, इधर का पोर्शन खाली हटाऊँ। हमें ज़्यादा काम नहीं है, इतना ही स्पेस से काम चल जाएगा। हमें रिपीटिंग फंक्शन ये पता लग गया। चलो देखो अब मैं बता रहा हूँ कि वैल्यूज़ कैसे कैसे निकालेंगे। चलो देखा जाए वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें चाहिए साइन 120 डिग्री, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लो साइन 120 डिग्री यूज़ करना है। बोलो मत बीच में भाई, बीच में मत बोलो। जब बता रहे हो मैं पूछता हूँ ना बीच में कि किसी को डाउट हो तो बताओ, उस टाइम पे पूछो। अभी समझो ध्यान से, साइन एक्स का मैंने ग्राफ प्लॉट किया, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। 0 से 90 हमें पता था, 0 से 90 कर लिया। अब एक ही बात याद रखना है कि 0 से 90 में जैसे ये 1 तक पहुंच जाता है, माउंटेन के पिक पे पहुंच जाता है, वैसे ही फर्दर 90 में ये फिर गिर भी जाता है और वापस 0 पे आ जाता है। तो 90 पे पिक पे आया तो फर्दर 90 पे 0 वापस। और फिर जैसा इधर 180 में हाल हुआ है पॉजिटिव पिक के लिए, वैसे ही इधर नेगेटिव पिक के लिए वही हाल होगा। और इस तरह से एक साइकिल पूरा होगा। इसका एक साइकिल पूरा हुआ। अब नेक्स्ट फिर वैसा ही काम करेगा। फिर अब 360 डिग्री से आगे बढ़ोगे तो फिर वैसा ही काम होगा, फिर वैसा ही काम होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। और इधर भी वैसा ही काम हुआ था, नेगेटिव में भी वैसा ही काम हुआ था। मीन्स ये है 360 डिग्री। तो साइन 0 जो होगा वही साइन 360 होगा, वही 360 और प्लस 360 720 पे भी वही वैल्यू होगा। और 720 में 360 और ऐड कर दो, उस पे भी उतना ही वैल्यू होगा। और साइन माइनस 360 पे भी उतना ही वैल्यू 0 वैल्यू होगा। साइन 90 डिग्री पे 1 होता है तो 90 में 360 ऐड कर दो तो वो भी 1 होगा। इसमें 360 और ऐड कर दो तो वो भी 1 होगा। 360 और ऐड कर दो तो वो भी 1 होगा। मीन्स कहीं से स्टार्ट करो, 360 और ऐड कर दोगे वही होगा। तो साइन 30 डिग्री वही होगा जो साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री पे होगा। दैट इज साइन 390 डिग्री पे भी वही वैल्यू होगा जो साइन 30 का है। तो देखो साइन 360 यहाँ पहुँच गए, 360 यहाँ पहुँच गया। और 360 में क्या करना है, 30 तो और आगे बढ़ना है। तो साइन 360 में 30 आगे बढ़ेंगे तो वही आगे बढ़ना उतना ही वैल्यू होगा जितना यहाँ 30 बढ़ने में होता है। तो इसलिए साइन 30 डिग्री वाला ही वैल्यू हो जाएगा। चलो साइन 120 की बात करें। साइन 120 कैसे निकलेगा भाई? देखो साइन 120 कैसे निकलेगा। साइन 120 क्या होगा, 90 से 30 ज़्यादा। 90 में 30 ही तो ज़्यादा होता है। तो साइन 90 से 30 ज़्यादा होने पे कितना वैल्यू ये है, ये कितना हाइट है, वही वैल्यू। तो भाई देख रहे हो ये माउंटेन जैसे इधर है वैसे ही इधर ड्रॉप हुआ है। तो इसलिए पीक से 30 डिग्री आगे बढ़ने पे जितना वैल्यू होगा, इससे 30 डिग्री पीछे आने पे भी उतना ही वैल्यू होगा। जितना इधर 30 डिग्री आगे आने पे होगा उतना ही 30 डिग्री पीछे रहने पे भी होगा। यानी कि साइन 120 का वैल्यू वही होगा, 90 से 30 आगे बढ़ने पे वही वैल्यू होगा जो 90 से 30 कम होने पे वैल्यू होगा। और वो कितना है, तो साइन 60 होता है √3/2, इसलिए साइन 20 को लिख दिया मैंने √3/2। क्योंकि 90 के इधर जैसे है फॉल वैसे इधर है फॉल। 90 से 30 इधर का पता है हमें, 0 से 90 का पता है। तो जो हमारा 90 उससे 30 पहले का पता है, 30 के बाद का भी पता लग जाएगा। 30 के बाद का बता दिया हमने। अब साइन 150 का क्या होगा भाई? तो साइन 150 90 में कितना ऐड करोगे तो 150 आएगा, 60 डिग्री ऐड करोगे तब। अरे भाई 90 में 60 ऐड करोगे तब 150 आएगा। तो 60 इधर भी कर लो भाई, 60 इधर आ जाओ तो जो वैल्यू आएगा, क्योंकि ये तो मिड है भाई, जैसा इधर हाल है वैसा ही इधर हाल है। तो 90 से 60 आगे 150 पे क्या हाल होगा, कितना वैल्यू होगा? तो 90 से 60 पहले आकर के, यानी कि साइन 30 डिग्री, 90 से 60 पहले आएंगे तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे हाफ होता है, इसलिए साइन 150 पे भी हाफ होगा। और साइन 180 तो पता ही है तुम्हें, 180 पे तो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो 0 से 180, तो साइन 180 पे तो 0 होना ही है। अब 210 तो 180 में 30 डिग्री ऐड करोगे ना भाई, 180 में 30 डिग्री ऐड करेंगे। 210 इज 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये तो अपना माइंड में सोच लेंगे भाई,
कि उससे नियरेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, नियरेस्ट स्टैंडर्ड 180 है। अब देखो 180 में 30 ऐड करने पे कितना मिलेगा, तो 180 में जब 30 ऐड करेंगे तो निगेटिव में वैल्यू है भाई, कितना निगेटिव है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 180 से अगर 30 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो कितना निगेटिव होगा, तो 180 से 30 इधर बढ़ने पे जितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऐसे सिमेट्रिक है भाई, जैसे इधर माउंटेन है वैसे ही इधर माउंटेन है। तो देखो यहाँ 0 वाले से 30 आगे बढ़ने पे कितना वैल्यू आएगा, उतना ही नेगेटिव है। तो 0 वाले से 30 इधर बढ़ो या 0 वाले से 30 इधर बढ़ो, तो इधर बढ़ोगे तो जो वैल्यू पॉजिटिव में उतना ही वैल्यू इधर नेगेटिव में होना। वैल्यू पॉजिटिव में कितना होता है, हाफ, तो इधर कितना हो जाएगा वैल्यू, -½ मैंने लिख दिया -½ साइन 210 डिग्री का वैल्यू 180 में 30 ऐड करके, अच्छा 180 में 30 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 210 डिग्री भाई। तो ये ऐड करने में हमें तो पता है, माइंड में ग्राफ इसका पता है, 180 के बाद तो नीचे आता है भाई। तो इस 30 डिग्री जाने पे कितना नीचे आएगा, 30 डिग्री पे जाने पे 0 से 30 डिग्री आगे बढ़े तो कितना नीचे आएगा, तो उतना ही जितना यहाँ से जाने पे जितना ऊपर आता है, हाफ, तो -½ लिख देंगे। पहले यहाँ तक समझ गए, फिर एक्सक्यूज किया जाए। बोल, 210 वाला समझ में नहीं आया। 210 वाला नहीं समझ में आया तो उसी में तुम फंस गए। फिर 210 को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, सारे लोग कोशिश करें, ये लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। चलो जब ये लिख सकते हैं तो साइन 180 पे तो आ गए, अब इससे 30 आगे जाना है ना, 180 में 30 और आगे बढ़ने हैं, प्लस है तो 30 और आगे बढ़ने पे कितना होगा, तो भाई 30 पीछे जाने पे जितना होगा उतना ही निगेटिव में। देख रहे हो ना कि साइन 180 प्लस 30 पे निगेटिव में, देख रहे हो ना, ये तो ग्राफ तो ये है ना भाई, ग्राफ तो तुम्हारा ये है, तो निगेटिव तो होना है। कितना निगेटिव होगा भाई, तो 30 जाने पे यहाँ से 180 में 30 आगे जाने पे उतना ही निगेटिव होगा जितना 30 पहले आने पे पॉजिटिव होता है। तो 30 पहले कितना पॉजिटिव हुआ है भाई, तो 30 जितना ये पॉजिटिव है उतना ही तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हाफ है, तो इधर क्या है, ये -½ है। ये कितना है, -½ है, तो -½ लिख देंगे। चलो और देखते हैं, 750 देखते हैं। साइन 750 तुम्हें दिखाता हूँ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ये मत सोचो नहीं क्लियर होगा। साइन 750 डिग्री मैं निकालना चाहता हूँ, तो 750 के अराउंड कौन सा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड होता है पाई, 2 पाई। तो देखो 360 डिग्री होता है पाई, 2 पाई। इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो 720 हो जाएगा, 4 पाई। बोलो होगा 720 डिग्री तो 4 पाई है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखो 0 है, ये हो गया 2 पाई, फिर यहाँ से चले 2 पाई, ये हो गया 720 डिग्री। 720 डिग्री तो दिखा क्लियरली, ये वाला था तुम्हारा, ये वाला था 2 पाई, 0 से 2 पाई पे आ गए, फिर 2 पाई और यहाँ आ गए 720 डिग्री पे आ गए, 4 पाई पे आ गए। अब 720 से तुम्हें कितना आगे जाना है भाई, 720 से 30 ही तो आगे जाना है, 720 में 30 ही तो आगे बढ़ना होगा, 750 मिल जाएगा। तो देखो 720 तक तो आ गया, अब 30 आगे जाना है, तो 30 आगे जाने में कितना मिलेगा भाई, तो ये वैल्यू उतना ही मिलेगा जितना यहाँ से 30 जाओ चाहे यहाँ से 30 जाओ, बात तो एक ही होना है। तो यहाँ से 30 जाने में पता ही है तुम्हें कि हाफ वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, इसलिए मैं इसको लिख पाऊंगा। देखो मैथ्स में कैसे लिखा जाएगा, ये तो समझने की बात हो गई, अपने समझ लिए। इसको लिखेंगे साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, डैट इज साइन ऑफ 4 पाई हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया 4 पाई 720 डिग्री, और ये प्लस 30 डिग्री है, और 720 360 पे ही रिपीट होता है, तो 360 में मतलब समझो कि फिर से आगे 0 पे, फिर 360 हुआ समझो फिर से आगे 0 पे, अब फर्दर 30 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई, तो ये होगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ये हाफ मिल जाएगा, साइन 750 पे मिल जाएगा हाफ वैल्यू।
बोलो क्लियर है यहाँ तक? और एग्जाम्पल बताऊँ? और एग्जाम्पल बताऊँ? तो चलो कोई बात नहीं है, और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करो, नहीं होगा मैं बताऊँगा। ग्राफ साइन एक्स का कॉस एक्स का, चलो ये वैल्यू निकालो। साइन वैल्यू ऑफ 390 डिग्री, साइन 750, साइन 660, साइन -300 डिग्री निकाल दें। पहले इसका निकालेंगे, फर्स्ट वाले का, और हमें ग्राफ फॉर रेफरेंस मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपके माइंड में, खोपड़ी में होना चाहिए ग्राफ। कौन सा ग्राफ? साइन एक्स का ग्राफ। 2 पाई 180 डिग्री, फिर रिपीट होगा भाई, रिपीटिंग करता हुआ दूसरा कलर दिखा देता हूँ। फिर ये ऐसे रिपीट होगा, और ये हो गया 4 पाई यानी 720 डिग्री। फिर उसके बाद फिर रिपीट होगा भाई, फिर रिपीट होगा, तो ये फिर से ये आ गया, अब ये 6 पाई हो गया। इस तरह से रिपीटिंग फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू 1, और ये मिनिमम वैल्यू जो इधर है हमारा नेगेटिव में, वो भी है -1। 13/6 कैसे होगा भाई? साइन x का वैल्यू जब भी होगा तो -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। देख रहे हो ना, साइन कुछ भी एंगल ले लो, -1 से 1 के बीच में ही कुछ होगा। साइन 390 डिग्री इज इक्वल टू साइन, इसके नियरेस्ट स्टैंडर्ड क्या है? 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री करने पड़ेंगे इसको, यानी कि साइन, ये 360 क्या है? रिपीट करने वाला तो है ये, इसी पे तो रिपीट होता है। याद होगा इसका पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, यानी कि 360। आफ्टर एवरी 360 डिग्री इट विल रिपीट इट्स वैल्यू, तो 2 पाई प्लस 30 डिग्री। तो भाई ये वैल्यू कितना मिलेगा? तो साइन 30 डिग्री मिलेगा। साइन 30 डिग्री मीन्स हाफ मिलेगा। साइन 390 डिग्री का वैल्यू हाफ मिलेगा। देखो कैसे पहुंचेंगे, 180 पे आ गए, ये 180 है, 270 है, 360 है, 360 तक तो आ गए, प्लस 30 और आने हैं, 30 और आ गए। अब देखो यहाँ पे जो हाल होता है वही तो यहाँ हाल होता है भाई, तो यहाँ से 30 ही तो आगे बढ़ने हैं। 2 पाई 360 के बाद 30 डिग्री ही तो आगे बढ़ने हैं। 30 डिग्री आगे बढ़ने पे कितना वैल्यू मिलेगा? हाफ ही तो मिलेगा भाई। यहाँ 30 डिग्री आगे बढ़ो, चाहे वहाँ 30 डिग्री आगे बढ़ो, बात एक ही है, और वो हाफ मिलेगा, इसलिए हाफ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? हमेशा साइन एक्स का वैल्यू y इज इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 के बीच में झूलता रहेगा। ऐसे को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, जो अपने आप को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड होता है 2 पाई। तो ये क्लियर हुआ। चलो अब इसको जरा देखें 750। तो 750 अभी देखा था हम लोगों ने, 750 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड है वो है 720 डिग्री और प्लस है 30 डिग्री। तो 720 पे क्या होगा? देखो भाई यहाँ पे बोर्ड पे देखो, तो ये 360 तो यहाँ आ गए, और फिर चले 360 और आगे बढ़े 720 तो यहाँ आ गए भाई। अब 720 में 30 तो आगे बढ़ना है, 30 पे वही होगा वैल्यू जो उधर साइन 30 पे होता है वैल्यू, क्योंकि यहाँ से तो वैसे ही कर रहे हैं, यहाँ से हटा दो तो बिल्कुल साइन की तरह चलेंगे ऐसे। तो 30 डिग्री पे वैल्यू हाफ, इसलिए ये भी वैल्यू है हाफ, ये भी वैल्यू है हाफ। 660 का वैल्यू निकालो, देखते हैं। ये आप सब नोट कर लें, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है। साइन एक्स चाहे एंगल कुछ भी ले लो, एंगल कुछ भी ले लो, साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। चलो अब आगे वाला देखते हैं हम लोग। ये 7 वाला देख लिए, अब ये 660, साइन 660 का वैल्यू कितना होगा? चलो भाई
साइन 660 डिग्री, तो 660 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है भाई स्टैंडर्ड, कितना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड बताओ कितना होगा। 660 है तो 720 होता है स्टैंडर्ड। तो अगर हमारा यहाँ पे इसको 720 डिग्री लिखे तो माइनस कितना करें, 720 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 720 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 660। बोलो, अरे ये आएगा ना, 720 में 60 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 660 आ जाएगा। अब इसको इंटरप्रेट करने हैं तो देख लो भाई, ग्राफ अगर माइंड में है आपके पास तो ये फटाफट है, और बार बार ग्राफ दिखा करके और तब वैल्यू नहीं निकालते, ये तो खोपड़ी में सेट है, ये ग्राफ आपको भी धीरे धीरे सेट हो जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेंट वाला तो लोग समझते हैं, वो अपना क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, हमें क्वाड्रेंट वाला भूल जाते हैं। मैं तो ग्राफ से ही, मेरा तो ग्राफ दिमाग में घुसा हुआ है, सेट है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। तो देखो भाई 720 माइनस 60, तो 720 में 60 वापस आ जाओ भाई, 90 वापस नहीं आना है, 60 वापस आना है। तो कितना है भाई, तो निगेटिव में है, लेकिन निगेटिव में कितना, तो देख रहे हो ये 0 है, 0 वाले से 60 इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सेम अमाउंट से ये हाइट राइज होगा और इधर हाइट फॉल होगा। मीन्स 720 में 60 कम करेंगे तो उतना ही वैल्यू होगा जितना यहाँ पे 60 ऐड करेंगे। तो 60 ऐड करने पे वही वाला बात है जो यहाँ पे 60 पे है भाई, तो 60 होता है √3/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये वैल्यू 660 कितना निगेटिव होगा, उतना ही निगेटिव होगा साइन 660 जितना 60 डिग्री पे पॉजिटिव होता है √3/2, तो माइनस ऑफ √3/2 होगा। यानी इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री। जो लोग फॉर्मूला याद रखते हैं वो इसको लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री दैट इज माइनस ऑफ √3/2। ग्राफ याद है तब भी कर सकते हो, क्वाड्रेंट में आप समझते हो तब भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आपकी आप करो, लेकिन कोई भी चीज़ हो माइंड में क्लियर रहे। तो कभी कभी ऐसा आता है, अब ये वैल्यू बताओ -300 डिग्री, देखता हूँ -300। ये क्लियर हुआ सबको कि डाउट है किसी को? डाउट है तो बता दो भाई, पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है। चलो, हालांकि ये सब मैथ्स का काम है, लेकिन मैं करा दे रहा हूँ कि फिज़िक्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसके निगेटिव में तो पता ही नहीं है, तो निगेटिव में आपको बताया मैंने कि यही रिपीट होता रहता है, यही ऐसे ही चलता रहेगा। ये भी ये पीरियोडिक फंक्शन है, और जिस फंक्शन का साइन का और कॉस का एक तरह का ग्राफ होता है जो ऐसे ऐसे चलता है ना, इसको हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन भी बोलते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन भी बोलते हैं। किसको साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं? जिसका ग्राफ ऐसे ऐसे आता है, छिक 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 स्नेक की तरह। तो ये अब -300, अरे भाई ये है -90 डिग्री, ये है -180 डिग्री, -π, और ये वाला है -2π, यानी कि माइनस ऑफ 360 डिग्री। लेकिन पूछ क्या रहा है ये, -300। अच्छा भाई, -300 का मतलब है इससे 60 डिग्री पहले आ जाओ भाई, ये है हमारा -300 डिग्री। तो 360 से थोड़ा पहले आ जाओ, 60 पहले आ जाओ। तो हमने 360 से 60 पहले आ गए, ये है वैल्यू 60। 360 से 60 पहले आए, तो 360 से 60 आने में कितना हाइट गेन होगा? अरे भाई ये वही हाइट गेन होगा जैसे इधर 60 जाने पे हाइट गेन होता है, वही तो होगा √3/2। साइन 60 भी √3/2 होता है। तो देख रहे हो यहाँ से 90 जाने पे 1 होता है, 60 पे हमारा √3/2 होता है। तो इधर भी देख रहे हो 360 से इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इधर जाओगे तो निगेटिव में राइज होगा, इधर जाओगे तो पॉजिटिव में। तो 360 से हमें कम रखने हैं, कितना कम भाई? तो 60 कम रखने हैं। 360 से 60 कम रखा, यही हमारा 300 डिग्री का वैल्यू है, -300। और इस पर वैल्यू कितना होगा भाई? तो 90 तो पहले नहीं आए हैं, जो 1 कर दें, ये 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री पहले पे क्या होगा वैल्यू? वही जो साइन
साइन 60 का होता है, वही जो साइन 60 का होता है। तो साइन 60 का √3/2 होता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो कितना भी एंगल दिया रहेगा हम लोग देखेंगे कि वो 2π के पास है या 4π के पास है या 6π के पास है या 8π के पास है। जितना 2π वाला निकालते चलो, अगर 750 है तो 2π 360 निकाल दिया 360 और निकाल दिया, चलो वो भी निकाल दिया, 720 पे आ गया। अब 30 डिग्री बचा, साइन 30 डिग्री हाफ। तो ये सब क्या है, रिपीट होने वाली ये पीरियड है, तो इसलिए ये सब स्टैंडर्ड है। यहाँ के बाद तो शुरू होता है 360 के बाद वही हाल हो गया जो 0 पे होता है, फिर 360 के बाद यानी 720 पे वही हाल होगा जो 0 वाले पे होता है, फिर वैसे ही चलता रहेगा। और जहाँ पाई आता है तो पाई के इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव है। उसी तरह से अगर हम लोग 3π देखेंगे तो 3π के यहाँ पे है 3, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया, ये है 3π, ये वाला 3π, पाई 2π 3π, ये वाला है 3π/2। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो मेन बात, अगर आपको ये माइन्यूट चीज़ अगर भूल भी जाते हैं तो उसका अल्टरनेट मेथड है, क्वाड्रेंट मेथड, जो मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं। अगर ग्राफ से आपके माइंड में आ जाता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो इसका अल्टरनेट मेथड मैथ वाला आप यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए जो मेन समरी पॉइंट ये हुआ कि साइन 90 डिग्री पता है, 90 डिग्री तक पता है, तो बाकी सारे का पता है, क्योंकि 90 डिग्री तक जो हाल होता है वही इधर फर्दर 90 में, और जो यहाँ 180 में होता है वही फर्दर 180 में, फिर 180 में, फिर 180 में, फिर 180, ऐसे ही चलता रहता है। एंड दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। कहीं भी शुरू करें उससे 360 के बाद आएंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक विवेक? अगर किसी को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो तो ये मैथ्स का पार्ट था, मैंने कोशिश किया कि ग्राफ से भी आप जानें, क्योंकि ग्राफ से बच्चे दूर रहते हैं और तब ज़्यादा मैथ्स में और फिज़िक्स में मजबूर रहते हैं। तो ग्राफ से दूर नहीं रहने हैं, ग्राफ में आपको थोड़ा स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं तो करने हैं। उसी तरह से देखो, मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ कॉस का, ये वाला तो आपको क्लियर रहेगा। घर पे जा कर के ज़रूर इसको ड्रॉ करके फिर से रिवाइज़ करने हैं, वैल्यूज़ निकालने हैं। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें कॉस का, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कॉस x और उसके ग्राफ हम लोग प्लॉट करें। तो ग्राफ प्लॉट करना ईजी होगा, इसको मैं अब फटाफट दिखा सकता हूँ। देखो, तुम बेसिक कॉन्सेप्ट साइन वाले में जान गए हो, अब कॉस वाले में देख लो भाई। इधर दिखाऊंगा y इज इक्वल टू कॉस x। 0 से 90 आपको पता है, 0 से 90 पता है ना भाई? अब बोलो विवेक, 0 से 90 तो सबको पता है, हार्दिक सबको पता है। तो 0 से 90 वाले में मैं यहाँ दिखाऊंगा और इसी को फिर रिपीट कराने हैं। साइन 0, ये कॉस 0 बोलो कितना होता है? ये 1 वाला है रेफरेंस लाइन और ये -1 वाला है रेफरेंस लाइन, 1 वाला रेफरेंस लाइन, -1 वाला रेफरेंस लाइन, और ये है 0 वाला। ऐसे ध्यान देना। साइन ये cos 0 कितना बताया? cos 0 कितना बताया भाई? 1। ठीक है भाई, cos 0 1, ठीक है। तो cos 0 1 है, तो cos 30 डिग्री √3/2। cos 30 डिग्री पता ही है तुम्हें, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लिया तो ये 1 आया, 30 डिग्री लेंगे तो √3/2, 45 डिग्री लेंगे तो 1/√2 पता ही है, 60 डिग्री लेंगे तो 1/2 और 90 डिग्री लेंगे तो 0। इस तरह से हमें मिलता है भाई, सब लोग जानते हैं कॉस का टेबल। अलग से टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो भाई cos 30 डिग्री बोलो। cos 30 डिग्री √3/2 इंटरप्रेट करेंगे 1.732 अपॉन
तो ये 0.86 के आसपास आता है, तो 0.86 के आसपास आएगा, तो 30 डिग्री पे 0.86 के आसपास दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे 0.86 के आसपास। और 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे थोड़ा और वैल्यू कम हो जाता है, 1/√2। 60 डिग्री पे ये हाफ हो जाता है भाई, तो हाफ दिखाएंगे। और 90 डिग्री पे क्या होता है, तो ज़ीरो हो जाता है, 90 डिग्री पे ज़ीरो हो जाता है। तो 0 से 90 में तो आपको पता है, तो 0 से 90 में जब पता है तो हम लोग आराम से फिर प्लॉटिंग कर सकते हैं। कैसे भाई, तो 0 से 90 में आपको नोन था, वो वैल्यू आपने रख दिया। 30 डिग्री वाला यहाँ रखा था, 60 डिग्री वाला यहाँ रखा, उस तरह से 45 डिग्री वाला यहाँ रखा, 60 डिग्री वाला थोड़ा सा पहले रखेंगे, 60 डिग्री पे तो हाफ होता है वैल्यू, तो हाफ वाला रखेंगे, ये था। इस तरह से हमने प्लॉट किए, जिसको फ्री हैंड से मिला देने हैं, फ्री हैंड से मिला देने हैं। ठीक है भाई, मिला दिया। तो जैसे ये है, याद रखना, जैसे ये साइन वाला ही है, ग्राफ साइन वाले की तरह ही है। इसमें पहले ही माउंटेन पे चढ़ा होता है, 1 पे, पीक पे, तो जैसा इधर वैसा ही इधर। भाई बनना तो वैसे ही है, माउंटेन पे चढ़ो उतर जाओ। फिर यहाँ पे देखो, अब ये 90 डिग्री पे है, यहाँ 180 फिर आएगा, यानी कि पाई आएगा, फिर हमारा यहाँ पे 360 डिग्री जाएगा, 90, 180, 270 यानी कि 3π/2, और फिर है ये 360 डिग्री यानी कि 2π। अब मैं इसका ग्राफ दिखाऊं तुम्हें, तो ये है इसका ग्राफ, यहाँ से शुरू हुआ अगर, तो ये ग्राफ है। ये है ग्राफ किसका भाई, y = cos x का ग्राफ। 0 से 90 पता है, वही वाला हाल, होना ऐसे ही है, होना ऐसे ही है, होना यही वाला है, यही वाला होना है। साइन वाले में यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस वाले में यहाँ से स्टार्ट होता है, माउंटेन से स्टार्ट होता है। तो ये माउंटेन से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला 360 डिग्री तक आ गया, ये एक साइकिल पूरा हुआ। नेक्स्ट साइकिल होगा, फिर से ये ऐसे चलेगा, नेक्स्ट साइकिल पूरा, फिर इधर से भी नेक्स्ट साइकिल पूरा, ऐसे चलेगा ये। तो इस तरह से ये चलते जाएंगे। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, देखो सेम ग्राफ आता है, जो ये है ना ग्राफ दिया हुआ, यही ग्राफ समझो कि है मेन, समझो यही ग्राफ है साइनोसॉइडल ग्राफ। साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, दोनों का ग्राफ साइनोसॉइडल ग्राफ है, मतलब ऐसा ग्राफ उसका होता है। अगर साइन एक्स का हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो समझो कि ये यहाँ से कर रहे हैं। साइन एक्स के लिए समझो ये है वाई एक्सिस, ध्यान देना, साइन एक्स के लिए ये है वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस। कॉस एक्स के लिए माउंटेन से ही शुरू हो जाएगा, समझो कि कॉस एक्स का यहाँ से शुरू होगा। ये वाला अगर देखो ब्लू वाला, तो समझो कॉस एक्स है, 0 पे होना है 90, और उसके बाद फिर ये 90 पे 0, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये भी 2π के बाद, यहाँ 2π के बाद ये भी रिपीट करेगा। 1 है तो साइन 2π भी 1 होगा, साइन 2π भी हमारा 1 होगा वैल्यू। और साइन पाई क्या हो जाएगा, साइन पाई क्या हो जाएगा, -1। ये कॉस पाई क्या हो जाएगा भाई, तो कॉस पाई में हो गया -1, कॉस पाई वैल्यू -1, कॉस 0 1, तो कॉस 2π भी 1, कॉस 2π यहाँ है, कॉस 2π भी 1, जो होगा 0 पे वही होगा 2π, यानी कि 360 डिग्री पे। और अगर पाई पे देखें तो उतना ही निगेटिव, क्योंकि चलना है ऐसे ही। ये सेम ग्राफ है। अगर साइन एक्स का देखो तो समझो ऑरिजिन यहाँ फिट कर लेना, और ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। कॉस एक्स का देखना तो समझो माउंटेन वाला पहले 0 पे ही 1 होना चाहिए, और तब ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। ग्राफ वही है, इसलिए ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π। ये भी कहीं से स्टार्ट करो 2π के बाद वही हाल होगा। साइन 30 का जो हाल है वही साइन 360 + 30 यानी कि 390 पे हाल होगा। साइन 30 पे √3/2 होता है भाई। अगर ये √3/2 है तो साइन ये कॉस 390 पे भी वो उतना ही होगा वैल्यू √3/2। तो ये सेम चीज़ है यहाँ पे, बस ये है कि यहाँ पे 0 पे 1 होना है, बाकी सब काम वैसे ही साइनोसॉइडल चलते रहना है।
तो आप बताओ ये cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो इसको लिखेंगे, इसके नियर बाई में है 360 डिग्री, तो लिखूंगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और 360 डिग्री, चलो 360 डिग्री पे चले गए तो वही हाल जो जीरो वाला हाल, तो जीरो वाला हाल वही है, 360 डिग्री पे आ गए। अब इससे हमें 60 डिग्री पहले आना है। अरे भाई 360 डिग्री पहले आना है तो 60 डिग्री पहले आने में कितना होगा? तो वही जितना 60 डिग्री बाद में आकर के होता है। तो 60 डिग्री बाद में आने से क्या होता है, माउंटेन से चलते हैं और 60 डिग्री पे आने पे हाफ मिलता है भाई, तो ये भी वैल्यू हाफ है। साइन 300 डिग्री भी क्या है, हाफ है। तो ये हो गया, ये cos 300 डिग्री भी क्या है, हाफ है। तो ये हो गया cos, ये कितना वैल्यू हो गया भाई, 360 माइनस 60 डिग्री। अगर देखें तो वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 360 माइनस 300 पे लिखेंगे 60 डिग्री पहले आगे, दैट इज cos 60 डिग्री लिखेंगे और ये वैल्यू है हाफ। फिर से बोल रहा हूँ, cos 300 डिग्री चाहिए, नियर बाई था 360 डिग्री, उससे 60 डिग्री पहले आ गए, मिल गया 300। तो भाई पीक वाला वैल्यू से, पीक वाले से 60 डिग्री डेविएट होने से कितना वैल्यू मिलता है, इधर हो चाहे इधर हो, दोनों वैल्यू हमारा ये सेम होने हैं। तो कितना मिलता है, तो भाई यही समझो कि यहीं से cos शुरू होता है ना, cos शुरू होता है तो 60 डिग्री पे जो वैल्यू होगा वही, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही लिखेंगे। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, वो हाफ लिख दिया। तो वैल्यू हाफ मिल गया। ये समझ में आया ग्राफिकली। cos x का ग्राफ, sin x का ग्राफ याद रखने हैं। भले ये वैल्यू निकालने का आप अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो। अगर ग्राफ से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, क्वाड्रेंट वाला भी मेथड चलता है। तो बताओ cos पाई का वैल्यू कितना आया, cos 2 पाई का वैल्यू, बोलो विवेक, cos 2 पाई का वैल्यू वही जो cos 0 का होता है। cos 0 का जो होगा वही तो cos 2 पाई का होगा, 1। बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं क्लास। ये क्लियर है हार्दिक? चलो कोई बात नहीं है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप नेक्स्ट डे करके आना, और आपको और कुछ डाउट होगा तो इसमें मैं फिर से क्लियर कर दूँगा। आप इसके कुछ वैल्यूज़ निकाल के लाना, होमवर्क में लिख लो भाई, होमवर्क में मैं अभी दे रहा हूँ, इसको तो आप नोट कर लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी आपके व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। लेकिन ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन। विवेक सुनाई दे रहा है ना, दोनों हैं पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स भी और कॉस एक्स भी, और इसका भी पीरियड है 2 पाई। कॉस एक्स एंड साइन एक्स बोथ आर पीरियोडिक, दोनों के दोनों पीरियोडिक हैं विद कितना पीरियड भाई, 2 पाई पीरियड, यानी 360 के बाद रिपीट करते हैं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ कोशिश करना निकालने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊँगा फिर। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ PDF बना के भेजना होगा ताकि मुझे पता लगे कि क्या क्या मिस्टेक हो रहे हैं। जो कॉमन मिस्टेक होंगे वो मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। तो आप एक ये लिखो, हो गया है, चलो हो गया, तो तुम ये तो लिखो कम से कम, एक ये वैल्यू लिखना है, लेके आना है, बताना है तुम्हें कॉस का ग्राफ अपना प्लॉट करके, और तब निकाल लेना cos 300, cos 780, cos 1470, ये ठीक है 1470। और होमवर्क आप लिखेंगे ये देख लो भाई, व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। ये तो हो जाएगा सबसे,
सेकंड नंबर ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन है भाई। थर्ड नंबर ये है 1 से लेकर 2 तक लिमिट है। फोर्थ नंबर 0 से 2 लिमिट है। और यहाँ पे 0 से पाई का लिमिट है। ट्राई करेंगे आप सब। यहाँ देखो 1 से 2 का लिमिट है। फिर यहाँ देखो 0 से 2 का लिमिट है। निकाल लेंगे। पहले अपर लिमिट डालना, इंटीग्रेट करना, अपर लिमिट डालना, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे। बोलो ठीक है, हो जाएगा। ये हुआ 10 क्वेश्चन। और कुछ और भी क्वेश्चन दूंगा। 10 ये हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते थे, वैसे मैं भेज रहा हूँ तुम्हें व्हाट्सएप पे भी। और कुछ ये भी हैं 7 क्वेश्चन और। सब में लिमिट डाल रखा है। हाँ बोलो। जैसे 14 क्वेश्चन है, हाँ इसमें लिमिट 4 और 2 की रखी है, तो ये लिमिट किसकी है? टी की है। टी की जो वेरिएबल होगा उसी की लिमिट होगी भाई। जो वेरिएबल होगा उसी की लिमिट होगी। यहाँ टी है, टी का ही लिमिट है। एक्स होगा तो एक्स का लिमिट, टी है तो टी का लिमिट। जानबूझ के टी दिया है। फिजिक्स में ज़्यादातर टी ही आएंगे, इसलिए टी के फॉर्म में तुम्हें दिया है। फॉर्मूला एक ही है भाई, चाहे टी हो चाहे एक्स हो, बात एक ही है। तो उधर एक्स वाला भी दिया है, कुछ टी वाला भी दिया है। तो इन सब पे आप ट्राई करेंगे। जो नहीं बनेगा उसको मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। हमें पता तो लगे कि कौन कौन से कॉमन मिस्टेक आ रहे हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे अपना। फिर जो भी कॉमन डाउट वाले होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा, आप मैच कर लेंगे। तो ये 17 क्वेश्चंस हो गए जो आपको करके लाने हैं। नोट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। आप सबको करने हैं। 2-4 लोगों का रह जाता है भाई, रह जाएगा तो रह ही जाएगा। वैसा काम नहीं कर रहे हैं। सर जैसे आपने बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। हाँ इसमें तो वैल्यू आएगी ना। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट डालोगे, माइनस लोअर लिमिट डालोगे, तो वैल्यू इवेल्युएट होगा तो आएगा ना फिक्स वैल्यू। सर 14 क्वेश्चन में हमें ई की वैल्यू तो पता ही है, तो फिर डेफिनेट वैल्यू कैसे आएगी? ई की तो हमें पता ही। ई का वैल्यू होता है, यहाँ एंगल है ना, तो एंगल में पाई का वैल्यू 180 डिग्री डालोगे। और जहाँ पे एंगल ना हो वहाँ ई का पाई का वैल्यू 180 डिग्री डालोगे। और ई का वैल्यू होता है 2.71। ई का वैल्यू होता है 2.71। वैसे जहाँ भी तुम्हें ई आएगा ना, ई छोड़ देना ई के ही टर्म में। ई का वैल्यू 2.71 होता है, इसलिए अगर तुमने ई स्क्वायर आंसर दे दिया तो मैं समझ तो गया कि ये 2.71 का स्क्वायर है, तो फिक्स वैल्यू ही तो है ये। अब किसी का आंसर आ जाए पाई या पाई/2, तो ये भी तो फिक्स वैल्यू है, हो गया, डेफिनेट है। एक्स के फॉर्म में थोड़े ही है, एक्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है। पाई का एंगल में देखेंगे तो 180 डिग्री समझेंगे, और अगर पाई एंगल में ना हो तो ये 3.14 है, और ई का वैल्यू 2.71 है। इसलिए आप पाई के टर्म में, ई के टर्म में छोड़ सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।